राज जो कभी मिलता नहीं, डर जो हमेशा कायम रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कायम और आप सुन रहे हैं एक हॉरर स्टोरी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले उसे जरूर सुने। उसके बिना इस हिस्से की गहराई और डर आप महसूस नहीं कर पाएंगे। पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और अगर आपने पहला भाग पहले ही देख लिया है तो अब संभल जाइए, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से वापसी मुश्किल है। तो चलिए हमें में टॉपिक पर आते हैं। तब वह बुजुर्ग बोला, बेटा, एक ऐसी कहानी जिसने उस हवेली को एक भूतिया हवेली बनाकर रख दिया। कभी उस हवेली में भी चहल पहल हुआ करती थी। यह सुनकर रिहाना बोली, बाबा, आप हमें विस्तार से बताइए ना उस हवेली के बारे में। फिर मैं बुजुर्ग बोला, ठीक है बेटा। यह कहकर वह अपने अतीत में खोता हुआ बोला, बेटा, आज से लगभग 75 साल पहले जब मैं लगभग 5 साल का था, तब उस हवेली में ठाकुर अभय प्रताप के पिता ठाकुर जगजीवन प्रताप की मौत के बाद ठाकुर अभय प्रताप ने उस हवेली का राज संभाला था। इस पूरे गांव पर और आसपास के कई गांवों पर ठाकुर का राज था। जिस समय ठाकुर अभय प्रताप ने राज संभाला था, उस समय उनकी उम्र यही 26 से 27 होगी। ठाकुर अभय प्रताप के पिता ने उनका रिश्ता बचपन में ही अपने दोस्त की बेटी गायत्री के साथ तय कर दिया था। गायत्री के माता पिता की बचपन में ही मौत हो चुकी थी, इसलिए गायत्री का लालन पालन भी ठाकुर अभय प्रताप के साथ उसी हवेली में हुआ था। अभय प्रताप के माता पिता ने यह तय किया था कि जब गायत्री जवान हो जाएगी तब गायत्री और अभय प्रताप दोनों का पूरे रीति रिवाज से विवाह कर दिया जाएगा। वही गायत्री और अभय प्रताप सिंह भी दोनों साथ साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और यह दोस्ती जवान होने के बाद प्यार में बदल गई थी। अपने वादे के मुताबिक दोनों के जवान होने पर अभय प्रताप के पिताजी ठाकुर जगजीवन प्रताप ने अभय प्रताप के जन्मदिन पर सभी के सामने उन दोनों की शादी की तिथि तय कर दी और सब लोगों के सामने अगले महीने की पूर्णिमा को दोनों की शादी का शुभ मुहूर्त निश्चित कर दिया। लेकिन ठाकुर अभय प्रताप और बाईसा गायत्री के विवाह की घोषणा करने के 4-5 दिन बाद ही एक रहस्यमय ढंग से ठाकुर अभय प्रताप के पिता जगजीवन प्रताप की छत से गिरकर मौत हो गई। उनकी मौत के बाद ठाकुर अभय प्रताप और सभी लोगों को बहुत दुख हुआ, लेकिन अचानक छत से गिरने से हुई मौत को सभी ने एक हादसा मान लिया। सभी को यही लग रहा था कि शायद ठाकुर जगजीवन प्रताप गलती से छत पर से पैर फिसलकर गिर गए, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जैतपुर के ठाकुर अभय प्रताप के पिता जगजीवन प्रताप बहुत ही भले मानुष थे। अपने पिता की मौत के बाद ठाकुर अभय प्रताप ने अपने विवाह की तिथि को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन अपने राज ज्योतिष के कहने पर उसने तिथि को नहीं बढ़ाया, क्योंकि राज ज्योतिष का कहना था कि इस विवाह के मुहूर्त जैसा शुभ मुहूर्त 12 साल तक आप दोनों के लिए कोई भी मुहूर्त शुभ नहीं है। और आपके पिताजी की इच्छा थी कि आप दोनों का विवाह इसी शुभ मुहूर्त में होना चाहिए। आपके पिताजी तो आपका विवाह उसी समय आज से लगभग 4-5 साल पहले ही कर देना चाहते थे, जब राजकुमारी बाईसा गायत्री 18 बरस की हुई थी। लेकिन पंचांग के अनुसार इस शुभ मुहूर्त जैसा शुभ मुहूर्त नहीं था, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने इस समय शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह होने के लिए इतना लंबा इंतजार किया है, क्योंकि 75 साल में एक बार यह तिथि और यह पूर्णिमा आती है, और इस मुहूर्त में जो बंधन एक बार बंध जाता है वह 7 जन्मों के लिए, 1000 जन्मों के लिए एक हो जाता है। अपने राज ज्योतिष की बात सुनने के बाद अपने पिता की इच्छा का मान रखने के लिए ठाकुर अभय प्रताप ने अपनी और राजकुमारी गायत्री के विवाह की तिथि को आगे नहीं बढ़ाया। जैसे जैसे विवाह की तिथि नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे हवेली में अन्य घटनाएं घटने लगीं। यहां तक कि हवेली के राज्य में आने वाले आसपास के गांव और इस गांव में रोजाना बच्चे गायब होने लगे। आए दिन घटने वाली घटनाओं को देखते हुए ठाकुर अभय प्रताप ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पता नहीं लगा पाए कि आखिर यह बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं। जब ठाकुर अभय प्रताप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसके एक दोस्त ने उसे अपने राज्य से बाहर जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक के बारे में बताया। जब ठाकुर अभय प्रताप ने इसके बारे में उस तांत्रिक को बुलाकर पूछा, तो ठाकुर अभय प्रताप की बात सुनकर उस तांत्रिक के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए थे। किसी अनहोनी और काली शक्ति का एहसास उसे जैसे हो गया था, लेकिन जो कुछ भी था उसका पता लगाने के लिए उसका हवेली में जाना जरूरी था। ठाकुर अभय प्रताप किसी भी तरह इन सब घटनाओं का पता लगाना चाहते थे, इसलिए वह उस तांत्रिक को हवेली में अंदर लेकर गए। तब तांत्रिक ने हवेली में अंदर आकर हाथ में कुछ दाने अनाज के लेकर आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़े।
कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। अब भी उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। फिर उस तांत्रिक ने ठाकुर अभय प्रताप की तरफ देखते हुए कहा कि इस हवेली में कोई काला साया है जो यह सब कुछ कर रहा है। मुझे मेरी तंत्र विद्या से इतना झांत हुआ है कि शायद वह काला साया ही गांव के मासूम बच्चों को उठाकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए शैतान के आगे उनकी बलि देता है। यह सुनकर अभय प्रताप हैरानी से बोले, काला साया, वह भी हवेली में? लेकिन कैसे? आप मुझे इस बारे में बताइए। यह सुनकर वह तांत्रिक बोला, राणा साहब, मैं इस समय तो इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि रात को ही मैं अपनी तंत्र विद्या से जानकर तुम्हें सुबह सब कुछ सच सच बता दूंगा और उस काले साए से छुटकारा पाने के निदान भी बता दूंगा और हमेशा के लिए उस काले साए को इस हवेली से निकालकर इस राज्य के सारे गांव को उसके काला जादू से मुक्त कर दूंगा। यह सुनकर ठाकुर अभय प्रताप हाथ जोड़कर बोले, बाबा, चारों तरफ डर का माहौल बना हुआ है। लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं, लेकिन घरों के अंदर भी उनके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन घट रही इन घटनाओं से हम काफी परेशान हैं। चाहे जो हो, आप हमें इसका निदान और उपाय बताइए। आपकी बड़ी कृपा होगी, हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। यह सुनकर वह तांत्रिक बोला, राणा साहब, आप चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस काले साए से सबको छुटकारा दिलाने की। लेकिन मुझे अब चलना होगा, क्योंकि तंत्र विद्या में मुझे जो सामग्री चाहिए वह भी मुझे लानी है। यह सुनकर ठाकुर अभय प्रताप ने अपने सैनिकों से उस तांत्रिक को सम्मानपूर्वक अपने ठिकाने पर छोड़ने के लिए कहा। फिर वह तांत्रिक सैनिकों के साथ वहां से चला गया। उस तांत्रिक की बात सुनकर ठाकुर अभय प्रताप को थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद अब उन सभी मुसीबतों से उन्हें छुटकारा मिल जाए। लेकिन उसे यही बात खाए जा रही थी कि आखिर हवेली पर उस काली शक्तियों का साया कौन है जो हवेली में इन काली शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। उसे इतना परेशान देखकर बाईसा गायत्री उसके पास आकर बोली, क्या हुआ राणा साहब, आप कुछ परेशान हो? यह सुनकर ठाकुर अभय प्रताप बोले, हां। यह कहकर उसने सारी बात बाईसा गायत्री को बताई। सारी बात सुनकर बाईसा गायत्री बोली, आप चिंता मत कीजिए राणा साहब, देवी मां पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और काली शक्तियां चाहे कितनी भी शक्तिशाली हों, लेकिन देवी मां की शक्ति के आगे नहीं टिक सकती। यह सुनकर ठाकुर अभय प्रताप बोले, काश ऐसा ही हो देवी मां, हमारा साथ दें। तब बाईसा गायत्री बोली, राणा साहब, रात होने को आई है, आज हमने आपके पसंद का भोजन बनवाया है, चलिए ग्रहण कीजिए। यह सुनकर ठाकुर अभय प्रताप बोले, जरूर। और वह बाईसा गायत्री के साथ भोजन करने के लिए चले गए। सुबह जब ठाकुर अभय प्रताप ने अपनी सैनिक उस तांत्रिक को बुलाने के लिए जंगल में उसके ठिकाने पर भेजे, लेकिन जब सैनिकों ने वापस आकर ठाकुर अभय प्रताप को बताया कि तांत्रिक की रात को ही किसी रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। जब वह सैनिक जंगल में उस तांत्रिक की गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारा सामान अस्त व्यस्त था और उस तांत्रिक का सिर गायब था और उसका धड़ जमीन पर पड़ा हुआ था। चारों तरफ खून फैला हुआ था, शायद किसी ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। जब ठाकुर अभय प्रताप ने सुना तो वह बहुत परेशान हो उठे, लेकिन उसे इतना तो समझ में आ गया था कि उस तांत्रिक की हत्या उसी काले साए ने की है। अब तो जैसे ही यह खबर पूरे राज्य में फैली तो लोग काफी घबरा उठे। सोचने लगे कि इतने शक्तिशाली तांत्रिक की इतनी बेरहमी से वह काला साया हत्या कर सकता है तो उन लोगों का क्या हाल होगा। इन सब के बारे में सोचकर ठाकुर अभय प्रताप काफी परेशान रहते। हवेली में और आसपास के गांव में घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही थीं। लोग काफी डरे हुए थे। चारों तरफ उस काले साए का डर पसरा हुआ था। एक दिन जब ठाकुर अभय प्रताप बहुत ज्यादा परेशान थे तो वह अपनी प्रेयसी और अपनी होने वाली धर्मपत्नी गायत्री से मिलने उसके कक्ष में गए। एक वही तो थी जो उसका दर्द समझती थी और बुरे वक्त में उसका सामना करने का हौसला देती थी। ठाकुर अभय प्रताप और बाईसा गायत्री बचपन से ही अपनी बातें और अपनी समस्या एक दूसरे को बताते आए थे। ठाकुर अभय प्रताप, बाईसा गायत्री और अपनी माता के अलावा किसी को भी अपनी परेशानी खुलकर नहीं बताता था। लेकिन अपने पिताजी की मौत के बाद उसकी माता की तबीयत अक्सर ही ज्यादा खराब रहती थी, इसलिए ठाकुर अभय प्रताप उसे कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे। जब ठाकुर अभय प्रताप बाईसा साहब गायत्री के कक्ष में गए तो उस समय वहां बाईसा गायत्री नहीं थी। उस कमरे में जाकर जब ठाकुर अभय प्रताप ने गायत्री को वहां नहीं पाया तो वह वापस आने लगे। तभी उनकी नजर गायत्री की अलमारी की तरफ गई जो उस वक्त खुली हुई थी। उसमें कुछ देखकर ठाकुर अभय प्रताप वहीं रुक गए और अलमारी के पास जाकर देखा। उसने उस अलमारी में कुछ ऐसा देखा कि ठाकुर अभय प्रताप सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि जो उसने देखा वह सच है या नहीं। बाईसा गायत्री की उस अलमारी में एक थैली में कुछ काला जादू और जादू टोना करने का सामान था। यह देखकर ठाकुर अभय प्रताप काफी हैरान हो गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाईसा गायत्री के कमरे की अलमारी में काले जादू का सामान क्यों है। आखिर यह सब क्या है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठाकुर अभय प्रताप इसी सोच में डूबे हुए थे कि तभी उसे उस अलमारी में एक विचित्र तरह का निशान दिखाई दिया। उस विचित्र निशान को देखकर ठाकुर अभय प्रताप ने जैसे ही उस निशान को छुआ तो वह अलमारी एक तरफ खिसक गई और उसके पीछे एक दरवाजा बन गया। यह देखकर ठाकुर अभय प्रताप को और ज्यादा हैरान हुई। वह सोचने लगा कि यह दरवाजा कहां जाता है, लेकिन इस बारे में तो उसे आज तक नहीं पता था। यहां तक कि शायद ही महल में इस बारे में किसी को पता होगा, और यह दरवाजा राजकुमारी गायत्री के कमरे में। लेकिन फिर जैसे ही वह उस दरवाजे के पास आए तो देखा कि वह दरवाजा जैसे कहीं जा रहा हो। वहीं अंदर दरवाजे के दूसरी तरफ मशाल जल रही थी, जिससे थोड़ा उजाला हो रहा था। यह देखकर ठाकुर अभय प्रताप की सच्चाई क्या है, यह पता लगाने के लिए जैसे ही उस दरवाजे के अंदर गए तो उसे दरवाजे के बाएं तरफ एक मशाल जलती हुई मिली। यह देखकर ठाकुर अभय प्रताप ने जैसे ही उस जलती हुई मशाल को अपने हाथ में लिया तो उस मशाल के पास ही उसे एक निशान और दिखाई दिया, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा अलमारी में दिखाई दिया था। यह देखकर ठाकुर अभय प्रताप ने जैसे ही उस निशान को छुआ तो वह दरवाजा बंद हो गया। यह देखकर ठाकुर अभय प्रताप सोचने लगे कि वह आखिर कहां पर आ गया। यह सोचते हुए उसने फिर से वह निशान छुआ तो दरवाजा खुल गया। ठाकुर अभय प्रताप को समझ में आ चुका था कि इन विचित्र निशानों का संबंध दरवाजा खोलने और बंद करने से है। फिर ठाकुर अभय प्रताप ने वापस उस निशान को छूकर दरवाजा बंद किया और आखिरकार इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है, यह पता लगाने के लिए उस मशाल को लेकर आगे बढ़ते लगे। ठाकुर अभय प्रताप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे उसे वह गुफा एक गहरी और रहस्यमयी गुफा जैसी प्रतीत हो रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उसी जगह जगह जानवरों के और इंसानों के नर कंकाल मिल रहे थे, जिसे देखकर ठाकुर अभय प्रताप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लगभग 10 मिनट चलने के बाद अचानक जैसे ठाकुर अभय प्रताप किसी चीज से टकराकर गिरने वाले थे, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। फिर जैसे ही उसने नीचे देखा तो देखा कि वहां पर नर कंकालों का एक ढेर लगा हुआ था। यह देखकर ठाकुर अभय प्रताप काफी परेशान हो उठे, लेकिन फिर भी बिना रुके वह आगे बढ़ते रहे। फिर अचानक उसे एक बड़ा सा खंडहरनुमा हॉल दिखाई दिया, जिसमें से जैसे कोई रोशनी आ रही हो। वहीं साथ में ही उस खंडहरनुमा हॉल में से अजीब तरह का आह्वान करने की आवाज सुनाई दे रही थी। यह देखकर और उस आवाज को सुनकर उस खंडहरनुमा हॉल में जाने से पहले ठाकुर अभय प्रताप ने कुछ सोचा। फिर उसने उस मशाल को एक तरफ दीवार पर रखा और अंधेरे में ही छुपते छुपाते उस खंडहरनुमा हॉल की तरफ गए। उस खंडहरनुमा हॉल में पहुंचकर उसके एक विशाल खंभे के पीछे ठाकुर अभय प्रताप छुपकर बैठ गए और आगे का नजारा देखने लगे। उसने देखा कि उस खंडहरनुमा हॉल में सामने एक बड़ी ही भयानक और विचित्र मूर्ति लगी हुई थी, जिसे देखकर हर किसी की चीख निकल जाए। वह मूर्ति बड़ी ही भयानक और डरावनी थी। बड़ी बड़ी आंखें जो बड़ी ही भयानक थीं, साथ ही मुंह से बाहर एक लंबी जीभ बाहर की तरफ लटक रही थी, जिससे जैसे खून टपक रहा हो। लंबे लंबे दांत उसकी विचित्र मूर्ति की एक झलक ही किसी की भी जान निकालने के लिए काफी थी। उस विचित्र मूर्ति की आंखों से हरे रंग की रोशनी निकल रही थी और इधर उधर मासूम बच्चों के नर कंकाल पड़े हुए थे। उस विचित्र और डरावनी मूर्ति को देखकर ठाकुर अभय प्रताप ने अंदाजा लगा लिया कि यह मूर्ति एक शैतान की है। लेकिन ठाकुर अभय प्रताप को अभी तक भी अजीब आह्वान करने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन यह आह्वान कौन कर रहा है यह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं उस मूर्ति को देखकर ठाकुर अभय प्रताप सोचने लगे कि लेकिन यह मूर्ति इस गुफा में आखिर यह सब क्या है। वह अभी इसी सोच में डूबे हुए थे। वहीं उस खंडहरनुमा गुफा में इधर उधर चमगादड़ लटक रहे थे। चारों तरफ मासूम बच्चों के नर कंकाल और जानवरों के नर कंकाल पड़े हुए थे। बड़ी ही भयानक थी वह गुफा। तभी यह पता लगाने के लिए कि इस विचित्र शैतानी मूर्ति की आराधना कौन कर रहा है, ठाकुर अभय प्रताप ने इधर उधर देखा। तब अचानक ठाकुर अभय प्रताप की नजर उस मूर्ति के सामने बैठकर विचित्र तरीके से उस शैतान का आह्वान करते हुए किसी औरत पर पड़ी। यह देखकर ठाकुर अभय प्रताप को हैरानी हुई। वह सोचने लगे कि इस शैतान का आह्वान वह भी एक औरत कर रही है, लेकिन यह औरत कौन है यह ठाकुर अभय प्रताप को समझ में नहीं आया, क्योंकि ठाकुर अभय प्रताप की तरफ उस औरत की पीठ थी,
जिसकी वजह से ठाकुर अभय प्रताप को उस औरत का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यह सोचकर उसने बड़ी ही सावधानी से कदम बढ़ाए और उस मूर्ति से कुछ ही दूरी पर स्थित एक खंभे के पास जाकर चिपक कर बैठ गया और ध्यान से देखने लगे। ठाकुर अभय प्रताप ने जैसे ही उस औरत का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें।